नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम हर वीक आपके लिए लेकर आते हैं एमसीक्यू सीरीज, आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज। आज का टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास के संबंध में आज हम तकरीबन 17-18 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको नई जानकारी भी प्राप्त हो सकती है और सबसे बड़ी बात आपका रिवीजन होगा। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज। छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा है, लेकिन कौन सा इतिहास? मध्यकालीन इतिहास आज का टॉपिक था। एक वीक का रिवीजन के लिए समय था। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा जो जो विभिन्न कोर्सेज चलाए जाते हैं काफ़ी न्यूनतम शुल्क में, उसकी जानकारी मैं जल्दी से दे देना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण सीरीज जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं वो है समन्वित संयुक्त सीरीज। ठीक है, ये आपको सभी विषय को लेकर चलाया जा रहा है। इस कोर्स को ले लेते हो तो इसके अंतर्गत सभी विषय मिलेंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले सारे विषय, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ केवल 2599 में, केवल 2599 में। चूंकि सावन का समय चल रहा है, हमने प्राइस बढ़ाने की बात की थी, लेकिन हमारे मैनेजमेंट के द्वारा ये तय किया गया कि अभी कुछ समय के लिए इस प्राइस को और बने रहना देना चाहिए। ठीक है, लोगों के रिस्पांस अच्छे मिल रहे हैं। जब एडमिशन अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ऐसा नहीं करते कि ज़्यादा एडमिशन हो रहा है तो फीस बढ़ा दें, नहीं। ठीक है, तो ये अभी कुछ दिन और आपको 2599 में प्राप्त होगा। फिर हाँ, 2999 में, जैसे आप लेट करते जाएंगे ये 2999 में मिलेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलते हैं, कितने भी बार देख लो। इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए 9 महीने वैलिडिटी, जबकि इसके लिए जिसमें सारे बैच मिल रहे हैं, सारे कोर्स मिल रहे हैं आपको, वो आपको 12 महीने की वैलिडिटी। पीडीएफ भी दिया जाता है। ठीक है, डेली लाइव 3 क्लासेस मिलती है इसके अंदर। और अगर इंडिविजुअल लेते हो तो छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य अध्ययन इंडिविजुअल कोर्स, मैथ्स रीजनिंग का इंडिविजुअल कोर्स, संविधान का इंडिविजुअल कोर्स अभी उपलब्ध है मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो काफी न्यूनतम शुल्क में ये आपको लाइव रिकॉर्डेड दिया जाता है, कंटेंट भी दिया जाता है। कैसे आपको ये कोर्स परचेज करना है? आजाद सीजीपीएससी एकेडमी, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी आपको प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पे जाकर एप्लीकेशन है, जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे, ये सारे कोर्सेज दिखने लगेंगे सेम थीम के साथ। वहां से अपने कोर्स परचेज कर सकते हो सिंपल ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा। ठीक है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे डेप्थ स्टडी बहुत ही मिनिमम फीस में, कोई और नहीं हम पढ़ा रहे हैं। डेमो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम इस वीक का एमसीक्यू सेशन, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जो भी कमेंट करेंगे वो ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए, अब आपके जो भी डाउट होंगे कोर्स से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, वो मैं इस एमसीक्यू सीरीज के बाद मतलब एंड में करूंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कभी कलचुरियों की राजधानी नहीं रही? एक बात ध्यान देंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, कई बार वीडियो थोड़ा ब्लर हो जाता है, तो वो अपने आप ठीक भी हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो देखने वालों के लिए लाइव और मैं रिकॉर्डेड सोच रहा हूँ अलग अलग दूं, क्योंकि रिकॉर्डेड एचडी क्वालिटी में होता है, जबकि जो लाइव क्लास होती है उसकी क्वालिटी थोड़ी रिस्पेक्टिवली कम होती है। लेकिन फिर भी लाइव क्लास में आप वहां सेटिंग से यूट्यूब के अगर रिजोल्यूशन हाई कर लें 480 में या 720 में, तो आपको लाइव क्लास भी अच्छे दिखने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है ज्यादातर लोगों का डी, कुछ लोग बी और ए भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चूंकि कमेंट आ चुके हैं, सबसे पहले जवाब आया विनीता का, उन्होंने कहा डी, फिर तुलेश्वरी डी, यामिनी ने बोला पाल। मतलब ऑलमोस्ट सब लोग डी बोल रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट है। पाल क्षेत्र कभी भी कलचुरियों की राजधानी नहीं रही है। पाल क्षेत्र को जीता जरूर गया, ठीक है, मुग्ध तुंग के द्वारा, ये आपने फैक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं किसकी? कलचुरियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कलचुरियों की शुरुआत हम देखते हैं महिष्मती से होती है। अलग अलग समय पर अलग अलग राजधानियां बनी, जिसमें से बहुत सारी राजधानी हम देखते हैं, जिसमें महिष्मती आपकी प्रारंभिक राजधानी इंदौर के पास हम देख पाते हैं, काशी देख पाते हैं, प्रयाग देख पाते हैं, कालंजर देख पाते हैं। ठीक है, कालंजर क्षेत्र ये भी हम राजधानी देख पाते हैं। क्लियर? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर बात करें तो आपको, अच्छा, त्रिपुरी को कैसे भूल सकते हैं? त्रिपुरी भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जबलपुर के पास राजधानी रही है कलचुरियों की। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो तुम्बाड़ से लेकर रतनपुर से लेकर खल्लारी से लेकर रायपुर, ये सारी राजधानियां रही है समय समय पर। तो मैंने अलग से बताया कि कलचुरियों की क्या क्या राजधानी रह चुकी है, जिसमें पाल क्षेत्र मैंने नहीं बताया था। तो ये सारी राजधानी रह चुकी है, ये राजधानी नहीं है। मतलब आंसर ये तीनों नहीं होंगे, ये आंसर होगा आंसर। ठीक है, क्लियर? बाकी शुरू के 3 राजधानी कभी ना कभी रह चुकी है कलचुरियों की। ओके, ठीक है, छुरी कोस गई, वेरी गुड। रवि ने बोला छुरी कोस गई भी रही है। तो मतलब ये बहुत सारी राजधानियां देखने को मिलती है कलचुरी। पाल,
की जानकारी नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने डी ऑप्शन दिया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वीदेव प्रथम के मंत्रियों को पहचानिए। पृथ्वीदेव प्रथम के मंत्रियों को पहचानिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन जवाब देता है। शुरू के 1 2 3 नाम लूंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लेकिन वही बात है, यहाँ पर नाम आपका लू ना लू इससे फर्क ना पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, आपको केवल फर्क पड़ना चाहिए कि आपका रिवीजन हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले तुलेश्वरी, सॉरी माफ करो, तोकेश्वर ठाकुर ने जवाब दिया ए, प्रीति ने जवाब दिया ए, आदि यदु ने बी जवाब दिया, तुलेश्वरी ने ए जवाब दिया। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग ए आंसर कर रहे हैं, कुछ लोगों के डी आंसर भी हैं। आइए सबसे पहले 2 चीजें समझना, ये जो कलचुरी वंश के शासक हैं या कोई शासक रहे होंगे, किसी वंश के शासक रहे होंगे, उनके सामंत, उनके दरबार में कोई दरबारी, कवि हो गए, लेखक हो गए, उनके मंत्री सॉरी उनके सेनापति, इन सभी का नाम भी याद करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ठीक है, किसी भी शासक के सामंत, दरबारी, मंत्री, सेनापति यदि हैं तो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में बोला है पृथ्वीदेव प्रथम और उनके मंत्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो मंत्री की बात कर रहा है। मंत्री और सामंत 2 अलग अलग हो सकते हैं, मतलब सामंत अलग मंत्री अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये भी जरूरी है, मतलब ये भी हो सकता है कि कोई सामंत मंत्री रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग स्पेसिफाई जब करेगा किसी सोर्स में तो अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर मंत्रियों की बात किया है, सामंत की नहीं, तो मंत्री स्पेसिफिकली पहचानने पड़ेंगे आप। विग्रहराज पृथ्वीदेव प्रथम का मंत्री था। अब अपने आंसर वेरीफाई करिएगा। विग्रहराज पृथ्वीदेव प्रथम का मंत्री था। जयदेव पृथ्वीदेव का मंत्री नहीं, सामंत था, तो चूंकि मंत्रियों के बारे में पूछा तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। सोणदेव पृथ्वीदेव प्रथम के मंत्री थे और देव सिन्हा मंत्री नहीं सामंत थे, करके इसको कर दिया क्रॉस। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, और 1 और 3 से मैच करता हुआ आंसर है बी। ये देख लीजिए, 1 और 3 मंत्री हैं, जबकि 2 और 4 जो है जयदेव और देव सिन्हा वो पृथ्वीदेव प्रथम के सामंत रह चुके हैं। बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, चीजें याद हो रही है, कॉन्सेप्ट क्या फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। हो रहा है क्लियर? बताइए। रिकॉर्डेड देखने वालों के लिए एक बार फिर से कह रहा हूं, शुरू में वीडियो थोड़ा ब्लर हुआ था, उसको मैंने ठीक किया, हो सकता है आगे भी थोड़ा ब्लर हो जाए, वो ठीक हो जाता है, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, ऑटो फोकस ऑफ रखने के बाद भी ये समस्या हमारे साथ थोड़ी सी बनी हुई अभी। चलिए ओके, बट हाँ रिकॉर्डेड एचडी में मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, निम्न में से कौन से शासक कलचुरियों के, स्पेलिंग थोड़ी गलत है इसकी, ठीक है, कलचुरियों के रायपुर शाखा के परंपरागत रूप से संस्थापक हैं। ठीक है, परंपरागत रूप से संस्थापक की बात कर रहा है, कलचुरियों की रायपुर शाखा के। ठीक है, सामंत सेनापति भी हो सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखिए, सामंत सेनापति भी हो सकते हैं, लेकिन यहां मैंने मंत्री स्पेसिफाई किया था, विनीता। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर डाल के करेंगे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर डाल के जो आंसर किया है उन्होंने, तुलेश्वरी ने सबसे पहले किया, बोला है कि सी। ठीक है, रवि ने बोला है ए, प्रीति ने बोला है ए, इट्स जोया ने बोला है बी, लिली 17 कुंभाकर ने बोला है सी, तोकेश्वर ठाकुर ने बोला है बी। तो ए बी का खेल चल रहा है, बीच में सी भी आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, ये क्वेश्चन हर तरीके से कंफ्यूज करता है, इवन जो आपके आयोग है वो भी आपको कंफ्यूज करता है। आयोग मतलब CGPSC, उसके द्वारा भी इसके आंसर अलग अलग समय पे अलग अलग लिए जा चुके हैं, समझिए, लिए जा चुके हैं। अब यहां पर क्लैरिटी रहनी जरूरी है, यहां पर इसी कारण मैंने क्लियर कर दिया, मैंने केवल ये नहीं पूछा कि रायपुर शाखा के संस्थापक कौन है,
मैंने यहां पर बोला कि परंपरागत रूप से संस्थापक कौन है, और जब कभी ऐसा शब्द जुड़ गया कि परंपरागत रूप से कौन है, वास्तविक कौन है, तो वहां पर क्लैरिटी आ जाती है। अगर केवल क्वेश्चन देता ना कि रायपुर शाखा के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है, तब कंफ्यूजन होता तीन में। लेकिन जब मैंने बोल दिया परंपरागत रूप से संस्थापक कौन है, तो आंसर केशव देव आएंगे, केशव देव आएंगे। ये बहुत अच्छे से क्लास में मैंने क्लियर किया है, तो कम से कम जो क्लास मेरा अटेंड किया है ना, उनसे तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। ठीक है, बाहर से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोई समस्या नहीं है, बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ध्यान रखिए। सी आएगा, जो जितने लोग भी सी आंसर कर रहे थे आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखिए, लक्ष्मी देव शुरुआत में आए थे, ठीक है, कलचुरी के प्रतिनिधि बनके, मतलब रतनपुर के कलचुरी के प्रतिनिधि बनके। लक्ष्मी देव को भी माना जाता है कई बार, क्योंकि शुरुआत इनसे हुई थी। रामचंद्र देव को सीजीपीएससी जो है बहुत बार आंसर ले चुका है। अगर केवल प्रश्न पूछा जाए कि रायपुर शाखा के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, रामचंद्र देव बहुत बार आंसर लिया जा चुका है। रिसेंट एग्जाम्स में भी रामचंद्र देव आंसर लिया जा चुका है बहुत बार। लेकिन जुड़ गया परंपरागत रूप से कौन संस्थापक है, तो केशव देव, क्योंकि एक्चुअल में जो रतनपुर शाखा के एक शासक थे, कलचुरी शासक, उनके ही रिलेट भाई थे ये, भाई। ठीक है, इस कारण इसको परंपरागत रूप से शासक कहते हैं, मतलब संस्थापक कहते हैं। क्लियर? तो रामचंद्र देव, केशव देव में आपको ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। केवल प्रश्न पूछ दिया जाए रायपुर शाखा के संस्थापक कौन, तो रामचंद्र देव आंसर ले लेना, क्योंकि सीजीपीएससी बहुत बार ले चुका है। सामने जुड़ गया परंपरागत रूप से कौन है, तो केशव देव आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंपरागत रूप से जोड़ दिया तो केशव देव ही आएंगे। एकदम क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? कोई समस्या तो नहीं? बताइए, आगे बढ़ जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा शासक राजेंद्र चोल की सहायता से गद्दी पर बैठा था? यहां पर सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। कौन से वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस समय की बात कर रहे हैं, कौन सा शासक संबंधित है, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए, साकेत ने सबसे पहले जवाब दिया क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज बी। तुलेश्वरी ने भी बोला दैट इज बी। ठीक है, आइए देखते हैं और कमेंट करिए कुछ लोग। चोल वंश होता था दक्षिण भारत में, आपको पता है। कंटेम्प्रेरी वंश की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो कौन सा वंश है ये क्लियर होना चाहिए। पहली बात, किस शासक की बात कर रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए, समय की भी बात क्लियर होनी चाहिए। तो लगभग जितने लोगों ने भी आंसर किया सभी के आंसर बी है, वेरी गुड, और आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मधुरांतक आंसर आएगा। वंश, किस वंश की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं छिंदक नाग वंश की। ठीक है, छिंदक नाग वंश की बात कर रहे हैं, जो बस्तर में शासन किया करते थे काकतियों के पहले, है ना। ठीक है, काकतियों के पहले शासन किया करते थे बारसूर में, भ्रमरकोट में, चक्रकोट में, ये सारी राजधानी के नाम हम पढ़ते हैं छिंदक नाग वंश के समय, राइट। उसमें से एक शासक मधुरांतक, राजेंद्र चोल की सहायता से शासन किया इसने। क्लियर एकदम? ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही था, बहुत सारे नहीं, सभी ने सही जवाब दिया था इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। आइए, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विद्रोह कर बढ़ाने के विरोध में हुआ था? कौन सा विद्रोह कर बढ़ाने के विरोध में हुआ था? उस समय कर को टकोली बोला जाता था, ध्यान रखिएगा, टकोली। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सबसे पहले जवाब दिया क्वेश्चन नंबर 5 का प्रीति ने बोला, उन्होंने ए, साकेत ने बोला बी, ओम प्रकाश ने बोला बी, धनेन्द्र ने बोला ए, लिली ने बोला ए, अतुल ने बोला बी। तो यहाँ ए और बी में कंफ्यूजन बना हुआ है फ्रेंड्स, कंफ्यूजन बना हुआ है। देखो, अगर स्पेसिफाई कर दिया कि कर बढ़ाने के विरोध में ही कोई एक पर्टिकुलर अगर जो जनजाति विद्रोह हुआ है वो कौन सा है, तो आंसर जितने लोगों ने बी दिया है उनका बिल्कुल सही है, तारापुर विद्रोह। ठीक है, तारापुर विद्रोह। परलकोट में देखिए जिनके आंसर भी आ रहे हैं, लगभग 50% लोगों ने परलकोट भी बोला है। परलकोट विद्रोह जो हुआ वो आदिवासियों को शोषण के विरोध में, मतलब शोषण से मुक्ति दिलाने, और जो बाह्य शक्ति थी जो बस्तर में आके हस्तक्षेप कर रही थी, चाहे मराठा चाहे अंग्रेज, उनको बाहर करने के लिए भी हुआ था। तो एकमात्र कारण इसके लिए कर बढ़ाना नहीं था, वन ऑफ द रीजन था। परलकोट कर बढ़ाने के विरोध में भी हुआ था, वन ऑफ द रीजन है, लेकिन ये बहुत सारे
कारणों की वजह से, संयुक्त कारणों की वजह से हुआ था, जिसमें एक सबसे मुख्य है आदिवासियों को शोषण से बचाना या बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप को रोकना या बाह्य शक्ति को बस्तर से बाहर भगाना। ये मुख्य कारण था परलकोट का। उसमें से एक था कर के लिए भी, लेकिन डेडिकेटली केवल पूछ दिया है कर बढ़ाने के ही विरोध में कौन सा हुआ था केवल, तो आंसर बी आएगा ना कि ए आएगा। एकदम क्लियर है क्या? आंसर तारापुर विद्रोह आएगा ना कि परलकोट। सबका रीजन क्लियर होना चाहिए आपको। बाह्य शक्ति को मराठा चाहे अंग्रेज उनको बाहर भगाने के लिए मुख्य रीजन, ठीक है, आदिवासियों को शोषण से बचाने, साथ में कर भी शामिल था इसमें, परलकोट में नहीं कह रहा कि शामिल नहीं है। डेडिकेटली कर बढ़ाने के विरोध में ही हुआ जो तारापुर। लिंगागिरी फिर से वही दमनकारी नीति जो होती थी अंग्रेजों की, उसको रोकने के लिए, शोषण रोकने के लिए लिंगागिरी हुआ। और कोई विद्रोह, ये तो आपको पता है किस लिए हुआ कोई विद्रोह, वन संरक्षण के लिए, पेड़ को काटे जाने के विरोध में। सबका रीजन क्लियर है? सबके नेतृत्वकर्ता भी क्लियर होने चाहिए। अभी मैं नेतृत्वकर्ता इसलिए नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि आगे नेतृत्वकर्ता से भी क्वेश्चन है। क्लियर? सबके नेतृत्वकर्ता भी क्लियर होने चाहिए, एकदम रट्टा मरट्टा, इसमें कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे आते ही हैं आपके जनरली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रायपुर के कलचुरी शासकों को पहचानिए। चलिए ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत ही परेशान करते हैं ना एग्जाम में, तो बिल्कुल लेकर आए आप सभी के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं। किसी वंश से संबंधित शासकों को पहचानना है, ठीक है। चलिए अब इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है कंफ्यूजन भी हो जाए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बहुत सारे शासकों के नाम है, उसमें हमको शासकों के नाम पहचानने भाई, वो भी रायपुर शाखा रतनपुर के अलग, काकतियों के अलग, बहुत सारे शासकों के नाम है, समस्या आती है। तो एल के साहू ने बोला सी, प्रीति ने बोला डी और रवि ने बोला ए, क्या बात है। ओम प्रकाश ने बोला सी, मतलब शुरू में ही चारों ऑप्शन अटेम्प्ट हो गए, है ना। हाँ बी किसी ने नहीं दिया अभी तक, बी वाला भी कोई है, दे दिया एस वी वर्मा जी ने, बी भी बोल दिया, मतलब सारे ऑप्शन आंसर आ गए हमारे, ठीक है। कमेंट के माध्यम से सभी लोगों ने सारे आंसर बोल दिए। चलिए देखते हैं अब इसमें सही है क्या। रायपुर के कलचुरी शासक को पहचानना है भाई, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम रहता है क्योंकि बहुत सारे शासक, तकरीबन 35-40 शासकों के नाम रायपुर रतनपुर शाखा, रायपुर शाखा, ठीक है। 35-40 नहीं तो थोड़े कम है, मतलब 20-25 मान लीजिए औसतन, ठीक। तो इतने शासकों के नाम चैलेंजिंग है, ध्यान में रखना। और पूछते हैं इस कारण मैंने पूछ दिया। वो कैसे याद रखते हैं, आपको बार बार एक बार ना कैसे करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको उन शासकों के नाम पढ़ने पड़ेंगे, रट्टा मत मारिए, 3-4 बार पढ़िए, एग्जाम के टाइम पे पढ़ के और चले जाना तो दिमाग में आ जाएगा। जैसे देखिए रायपुर के कलचुरी शासकों को पहचानना है, मान सिंह देव बिल्कुल रायपुर के कलचुरी शासक हैं, ठीक है। जैत सिंह देव बिल्कुल शासक हैं, इनके समय पे दुद्धाधारी मठ का निर्माण हुआ था, ये सारे फैक्ट एडिशनल मैंने बता दिया है क्लास के दौरान। उमेद सिंह देव भी रायपुर के कलचुरी शासक हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, अब 3-3 ऑप्शन ही दिया गया है। धर्म सिंह देव नहीं है, धर्म सिंह देव जो है वो रतनपुर के कलचुरी शासक हैं, रतनपुर के कलचुरी शासक हैं, ना कि रायपुर के, मैंने स्पेसिफाई किया रायपुर के। 1 2 3 1 2 3 वाला ऑप्शन है ए, ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन पे जोर जरूर डालिएगा क्योंकि प्रश्न एग्जाम में दे देता है और फिर वहां बहुत डिफिकल्टी जाती है उनको। क्लियर एकदम? आगे बढ़ जाए, चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य शत्रुओं से रक्षा हेतु निम्न में से किस स्थान पर पुर या दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया गया? सबसे पहले अब ये पुर या दुर्ग क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। पुर या दुर्ग मतलब ऐसा ऊंचा क्षेत्र या ऐसा घिरा हुआ क्षेत्र जहां पर यदि कोई बाह्य आक्रमण होता है तो रोका जा सकता है, मतलब सीधा मान लो घिरा हुआ क्षेत्र। दुर्ग और किला इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किला किसको कहते हैं, दुर्ग किसको कहते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये आप आसानी से नेट पे देख सकते हो, तो आपको पूरा पिक्चर के साथ क्लियर हो जाएगा, ये कह रहा हूं। तो पुर या दुर्ग मतलब ऐसा क्षेत्र जिसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है, या ऊंचा क्षेत्र उसको भी बोल सकते हो, ठीक है, या पहाड़ों से घिरे हुए क्षेत्र को भी दुर्ग कहते हैं। बात समझ में आई? कहीं पर किले को भी दुर्ग बोल दिया जाता है, तो इस तरीके से सिचुएशन चलती है। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा यहां पर। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 करके जो आंसर पहली बार किया है वो साकेत ने किया है, फिर विनीता ने बोला डी, दोनों का आंसर डी है। तुलेश्वरी ने भी बोला डी, भूपेंद्र ने भी बोला डी, यामिनी ने बोला डी, मतलब सारे एक मत हैं। क्या बात है। एक प्रबिलेश्वरी राठिया ने बोला है सी, ठीक है। इसके अलावा एसवी वर्मा का ए आया है, तो लगभग 90% 95% डी आंसर कर रहे हैं।
और 95% लोग गलत है। ठीक है, यहां पर हम देख पाते हैं दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया गया था किस समय, बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए। स्पष्ट जानकारी मिलती है जब कलचुरी कालीन व्यवस्था के बारे में आप पढ़ते हो, तो उसमें तुम्माड़ शामिल है, रतनपुर शामिल है, खल्लारी शामिल नहीं है और मल्लाल पतन भी शामिल है। इसके अलावा जाजलपुर, ठीक है, जाजलपुर मतलब जांजगीर भी शामिल है जहां पर पुर या दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो तुम्माड़ में, रतनपुर में, मल्लाल पतन में और जाजलपुर में दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, पुर का निर्माण करवाया गया था बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए। खल्लारी में नहीं करवाया गया था, तो आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी, खल्लारी। क्लियर? तो यहां क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि बाकी जगह में करवाया गया था, यहां नहीं करवाया गया था, मतलब आंसर यहां पर खल्लारी है। मजा आया? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न है, तैयार रहिए ऐसे प्रश्नों के लिए, क्योंकि अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, संस्थापक कौन है, पूछ देगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछेगा, इजी क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों का यदि आदत आप डालते हो तो आपका ही फायदा है, चाहे कितने भी टफ क्वेश्चन है, आपको हैबिट होनी चाहिए। मजा आया कि नहीं? जल्दी कमेंट करके जवाब दो, जल्दी हाँ या ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद। जल्दी भाई। ठीक है, तो सब लोग हंस रहे हैं यहां पर, क्योंकि एक ने जवाब दिया डी, दो ने जवाब दिया डी, तीन ने जवाब दिया डी, और बराबर सब डी कमेंट करने लगे। राइट, ऐसी है क्या भेड़ चाल? हाँ, इस चीज से बचिए। खैर एग्जाम में तो कैसे करोगे, आपको पता नहीं रहेगा सामने वाला क्या मान रहा है, अपने दिमाग से चलना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेख राजपुर ताम्रपत्र संबंधित है, शासकों के नाम दिए हुए हैं, बताइएगा। ठीक है, गैस वर्क, ये भी बात है, अगर भेड़ चाल ना चले तो एक और चीज काम आती है, तुक्का, है ना, गैस वर्क। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तुलेश्वरी ने बोल दिया डी। ठीक है, भूपेंद्र ने बोला ए, एल के साहू ने बोला डी, प्रीति ने बोला ए, तो एडी एडी चल रहा है इधर। राइट, ओके, देखते हैं। रवि ने बोला ए, नीलेश ने बोला है सी, इधर अलग आंसर आया नीलेश के द्वारा, तो एडी एडी चल रहा है। ओम प्रकाश डी के जीएस सेंटर, ए और डी रिस्पेक्टिवली कह रहे हैं अपना आंसर। प्रबिलेश्वरी जो कह रही है ए कह रही है, लिली जो कह रही है वो डी कह रही है, मतलब ए और डी चल रहा है। लेखराजपुर ताम्रपत्र, है ना, तो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेखराज ताम्रपुत्र संबंधित है मधुरांतक से, ना कि नृपति भूषण से, ना कि सोमेश्वर से। ठीक है, सोमेश्वर द्वितीय का ताम्रपत्र नहीं है ये, ना ही नृपति भूषण का है। नृपति भूषण के यदि ताम्रपत्र की बात करें, शिलालेख की बात करें, तो वो एर्राकोट है, एर्राकोट, एर्राकोट अभिलेख, ये नृपति भूषण की जानकारी मिलती है मधुरांतक का लेखराजपुर से। यह लेखराजपुर जो है ये प्रॉपर मधुरांतक का ही है, और सोमेश्वर द्वितीय का तो नहीं, लेकिन सोमेश्वर प्रथम का एक जो लेख है वो बहुत ही प्रसिद्ध है सोमेश्वर प्रथम का, वो है कुरुसपाल अभिलेख। कुरुसपाल अभिलेख ये एग्जाम में पूछ भी चुका है, याद है कि नहीं? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं उनको ये बात पता होगी, कुरुसपाल अभिलेख जस्ट रिसेंट एग्जाम में पूछा गया और बहुत बार पूछा गया, तो यह नीलेश का आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, तो कुरुसपाल सोमेश्वर प्रथम का बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा एग्जाम में, फेवरेट है ये कुरुसपाल बहुत फेवरेट है, बात समझ में आई? अमोदा बहुत फेवरेट है। तो ये सारे जो कुछ कुछ अभिलेख है ये आपको कंठस्थ होने ही चाहिए, कुछ कुछ क्या सभी होने चाहिए। तो मधुरांतक का है लेखराजपुर, एर्राकोट है नृपति भूषण का, कुरुसपाल है सोमेश्वर प्रथम का। नारायण पाल से जो अभिलेख मिला था वो सोमेश्वर प्रथम की माता गुंड महादेवी का है। क्लियर? तो ऐसे सारे आपको क्लियर होने चाहिए। किस वंश की बात कर रहे हैं कमेंट करिए। तो ये तो आपको पता है, छिंदक नाग वंश की बात कर रहे हैं हम, यहां पर छिंदक नाग वंश की बात कर रहे हैं, बस्तर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तेलुगु अभिलेख, ये तेलुगु अभिलेख बोले तो एर्राकोट अभिलेख को ध्यान में रखना है क्योंकि ये तेलुगु भाषा में प्राप्त हुआ था। सारे फैक्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आइए आगे बढ़ते, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांकेर शिलालेख शक संवत जिसमें वर्णित है 1282 ईस्वी, ठीक है, किस शासक का है? शक संवत वर्णित एक कांकेर शिलालेख 1242 ईस्वी का किस शासक से संबंधित है बताइएगा। कर्णराज, पंपराज, जयतराज, भानुदेव। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब दीजिएगा। साकेत का आंसर यहां पर आ चुका है बी, तुलेश्वरी का आंसर आ चुका है ए, प्रीति का आंसर आ चुका है बी। दीजिए जवाब। हाँ गढ़िया, तुलेश्वरी ने बताया गढ़िया अभिलेख भी, वेरी गुड, गढ़िया वो
चिंतन लाभोज के संबंध में। ये सारी चीजें होनी चाहिए कंठस्थ, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मेन जो बी से शुरुआत हुई, एक आंसर ओम प्रकाश का डी भी आया है, चंद्रकांत पटेल का डी आया है, दिनेश ने सी बोला है। तो ये मैं नाम इसलिए लेता हूं ऑप्शन के साथ में क्योंकि कौन क्या जवाब दे रहा है ना, ये पता भी चलता है कि ज्यादा मेजोरिटी क्या थी अगर लाइव क्लास जो नहीं देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, इस कारण, ठीक है। प्रबिलेश्वरी ने भी डी बोला, यहाँ पर नूतन साहू ने ए बोला है, दिनेश ने सी बोला है। चलिए अब हम आंसर डिस्कस करते हैं, देखते हैं। कांकेर शिलालेख, पहले तो वंश क्लियर करिए, किस वंश की बात कर रहे हैं, किस वंश की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कांकेर के सोमवंश की, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते, ध्यान रखिएगा। कांकेर के सोमवंश की बात कर रहे हैं, क्लियर है क्या एकदम। कांकेर के सोमवंश की यदि वंश क्रम याद है आपको तो कौन सा अभिलेख किसका है ये भी क्लियर हो जाएगा। इसमें कांकेर शिलालेख के अलावा एक सिहावा अभिलेख भी हम देखते हैं। तो इस वंश के संबंध में हम 5 अभिलेख देखते हैं, ठीक है, जिसमें से एक आ रहा है कांकेर शिलालेख। कांकेर शिलालेख तीनों का नहीं जबकि है भानुदेव का, भानुदेव का। संस्थापक कौन है इस वंश के, सिंहराज। सारी जानकारी लेते चलिए आराम से। इस वंश के संस्थापक कौन है, सिंहराज है, सिंहराज, क्लियर। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक सिंहराज, कांकेर शिलालेख भानुदेव, क्लियर, क्लियर एकदम। तो आपका 9 का आंसर डी, जिसने भी 9 डी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। हाँ, चंद्रकांत ने जवाब दिया था, एक बार मैं नाम ले देता हूं जो डी जिन्होंने जवाब दिया है शुरू से, ठीक है। सबसे पहले ओम प्रकाश ने जवाब दिया, चंद्रकांत ने जवाब दिया, वेरी गुड चंद्रकांत, ओम प्रकाश, ठीक है। प्रबिलेश्वरी ने भी डी बोला था, बहुत बढ़िया। नीलेश ने बोला था डी, एसवी वर्मन ने डी बोला था, ठीक है। भानुदेव, चंद्रकांत, वेरी गुड, टारगेट सीजीपीएससी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साकेत, सृष्टि, नीलेश, वेरी गुड, वेरी गुड। इंदु, है ना, तो किसी का नाम ना छोड़ूं मैं, ऐसा अगर मैं ले रहा हूं तो पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। देखो मैं नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में आपको ये बताऊंगा कि जितने भी हमारे अभी एमसीक्यू हुए हैं सारे पीडीएफ कहां से मिलेंगे, ओके। मैं आपको बता दूंगा, कुछ समय दीजिए, सारे पीडीएफ एक साथ अपलोड करवाऊंगा मैं एप्लीकेशन में, वहां पर जाइएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, मिल जाएगा पीडीएफ, मिल जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा शासक वोपदेव का पुत्र नहीं है, क्या बात है, आइए। निम्न में से कौन सा शासक वोपदेव का पुत्र नहीं है, ठीक है। अब ये वोपदेव मतलब कौन से वंश की बात कर रहे हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ इनमें से कुछ शासक आपने पहले भी देख रखे, राइट। पूरे हिस्ट्री का नेहरू लाल, इसके पहले मैंने प्राचीन के 2 एमसीक्यू करवा दिए हैं, ये मध्यकालीन का पहला पार्ट है एमसीक्यू का, मैं आधुनिक का भी करवाऊंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सबसे पहले साकेत ने सी बोला, प्रीति ने सी बोला, रवि ने ए बोला, दिनेश ने डी बोला। चलिए आंसर कौन सही देगा इसका बाद में मैं जवाब दूंगा, ठीक है। रैंडम में कॉल नहीं करूंगा, जो सही देगा उसको चुन के मैं उनका नाम लूंगा। कर्णराज, सोमराज, जयतराज, कृष्णराज, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, ये कौन से वंश की बात हो रही है, ये बात हो रही है कांकेर के सोमवंश की। कांकेर के सोमवंश की अगर वंशावली ध्यान में रखोगे तो सबसे पहले आता है संस्थापक सिंहराज, सिंहराज के बाद आता है बाघराज, ठीक है। बाघराज के बाद आते हैं वोपदेव, और फिर वोपदेव के 3 पुत्र निकल के आते हैं, वोपदेव के 3 पुत्र निकल के आते हैं। एक आएगा कर्णराज, ठीक है, एक आएगा सोमराज और एक आएगा कृष्णराज, कृष्णराज, ठीक है। अब देख लीजिए, वोपदेव के 3 पुत्र कर्णराज, सोमराज, कृष्णराज, कौन से नहीं दिख रहे इधर, जयतराज नहीं दिख रहे, और यही आंसर है कि ये वोपदेव के पुत्र नहीं है। बाकी तीनों पुत्र हैं, तीनों पुत्र हैं, ये पुत्र नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर एकदम। तो ये सब क्लियर होना चाहिए भैया, ये तो छोड़ ही नहीं सकते हो आप। चलिए अब 10 का मैं देख लेता हूं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, जिन्होंने सी बोला है। साकेत ने सबसे पहले जवाब दिया, बिल्कुल सही दिया था। प्रीति ने सही दिया था, ठीक है। उसके बाद तुलेश्वरी ने सही दिया था। फिर बात करें एसवी वर्मा स्टडी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। छविकांत साहू ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। ओम प्रकाश, सृष्टि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भंवरलाल साहू, राधे राधे, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। एसवी वर्मा ने पूरा बता दिया था मेरे से पहले। नूतन, लकी, किरण,
वेरी गुड राहुल साहू, बहुत बढ़िया। चलो आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, फैक्ट है। आइए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जोड़ी मिलाइए। ये इजी है क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे शासकों के नाम, जिसमें से पहला अभी थोड़ी देर में जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, तो क्लियर हो गया होगा पहला वाला कौन सा। ठीक है, ये तो अभी क्लियर हो गया। जोड़ी मिलाना है, कौन सा वंश का शासक है, मतलब शासक को उसके वंश से जोड़ी मिलाना है। इंडियन हिस्ट्री की क्लास क्या है कि प्रीति जी ऑलरेडी हो चुकी है, वो हमने अपने कोर्स में अपलोड करवा भी दिया है। लाइव क्लास फिर से चलेगी। एक्चुअली अभी में 3 क्लासेस चल रही है, पॉलिटी की, सीजी की और सी सेट मतलब मैथ्स और रीजनिंग की। इनमें से कोई भी एक जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर एक नया विषय शुरू होगा। ऐसा करके बारी बारी से हम विषय शुरू कर रहे हैं, तो उसमें इंडियन हिस्ट्री भी चलेगा, लेकिन ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री की क्लास हो भी चुकी है, उसको हम अपलोड अपने कोर्सेस में करवा दिए। चलिए, तो अभी मैं आपके नाम नहीं ले रहा हूं, जो सही जवाब देगा उन्हीं के नाम लूंगा अब से केवल, ये अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। आइए मैच द कॉलम, जोड़ी मिलाते हैं पहले, ठीक है। आइए देखते हैं। अभी मैंने बताया वाघराज, ये देखो, ये जो बताया ना वाघराज, ये वही है वाघराज, मतलब इसको व्याघ्र राज करके भी पढ़ते हैं। इसके पहले भी आपने प्राचीन इतिहास में बहुत सारे व्याघराज नाम के शासक देख रखे हैं, राइट। ठीक है, तो ये व्याघराज का संबंध अभी मध्यकालीन इतिहास में जो है वो है सोमवंश से, ठीक है, सोमवंश से। तो यहां पर एक आ गया एस, वन का एस, ठीक है। वीर नारायण देव की बात करें तो वीर नारायण देव या वीर सिंह देव उसके पुत्र, दोनों का संबंध है काकतीय वंश से, मतलब दो जो है वो सही है एकदम, क्यू, ये पहले से सेट है, 2 का क्यू ही आएगा, काकतीय वंश। जनहू, ये हम फणी नागवंश के एक शासक का नाम देखते हैं जो कवर्धा में शासन किया करते थे। फणी नागवंश कहां पर शासन किया करते थे, कवर्धा वाले क्षेत्र में। तो ये जनहू उसमें से एक शासक की जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। गोपाल देव के बाद 6वें शासक गोपाल देव, उसके बाद बहुत सारे शासकों की सूची मिली, उसमें से एक जनहू फणी नागवंश से संबंधित। और रही बात भूसी देव, तो ये कलचुरी वंश के संस्थापक हैं भूसी देव। भूसी देव कौन से, रायपुर शाखा या रतनपुर शाखा, रतनपुर शाखा। भूसी देव जो है रतनपुर शाखा के कलचुरी शासक थे। तो यहां पर अब आप मैच कर लीजिए, 1 का एस को देख के आपका है ये बी और सी वाला ऑप्शन। उसके अलावा अगर बात करें तो सेकंड का क्यू ये देखो, 2 ऑप्शन से ही आंसर आ गया, दैट इज बी, ठीक है। तो मैच द कॉलम की अच्छी बात ये रहती है, केवल 2 चीजें पता होने से आपके पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं, सभी मैच हो जाता है। क्लियर, 1 का एस, 2 का क्यू, खत्म। 3 का पी है, बिल्कुल है। 4 का आर है, बिल्कुल है, करेक्ट है, बिल्कुल लाएंगे। नीलेश एक बार स्टैटिक होने देते हैं, तो एमसीक्यू जो है आर्थिक सर्वेक्षण का तब लाएंगे जब आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा। मैंने तो कहा है ना, हर वीक चलाएंगे। किसी वीक यदि एमसीक्यू नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा, उसके आपको सूचित कर दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब कितने लोगों ने जवाब दिया मैं जल्दी से एक बार नाम ले देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 की नंबरिंग डाल के जिन्होंने किया हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर सबसे पहले जिसने दिया वो है प्रीति, फिर प्रबिलेश्वरी, दिलेश्वरी, ठीक है, संजय, वेरी गुड, रवि ठाकुर, डीके सीजी, छविकांत, क्या बात है, टारगेट सीजीपीएससी, तुलेश्वरी, बहुत बढ़िया, एसके वर्मा, लकी, सही है, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने, भंवरलाल, एसवी वर्मा, किरण, राहुल, बिल्कुल ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे बताइएगा एबीसीडी में। रोज लाइव में आता हूं चंद्रकांत पटेल, मैं रोज लाइव आता हूं, लेकिन हमारा जो कोर्सेज चल रहा है उसको लेकर मंडे टू सैटरडे कोई ना कोई क्लास, हमारी जो पेड कोर्स हम चलाते हैं उसकी लाइव क्लास तो होती ही है, ठीक है। तो मैं रोज लाइव क्लासेस लेता हूं, बस हाँ चैनल पे मैं वीकली आता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहां पर आने शुरू हो गए हैं। बात करते हैं हिडमा मांझी, दलगंजन, जुग्गा राजू, धुरवा धुरला। यहां पर कोई विद्रोह की बात चल रही है, कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता पूछ दिए गए हैं। इसमें से आंसर जो होगा वो होगा सी, जुग्गा राजू, जुग्गा राजू।
सी जितने लोगों ने जवाब दिया है आपको बहुत बहुत बधाई कि आप डीप स्टडी कर रहे हैं। हिड़मा मांझी दलगंजन सिंह धुरवा बिल्कुल भी नहीं है। मेरिया विद्रोह के नेतृत्व करता है दलगंजन सिंह, किसके हैं बोलिए? ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। धुरवा दोरला भी नहीं है। धुरवा राव या धुरवा दोरला करके जानकारी मिलती है आपको एक नेतृत्वकर्ता की। जुग्गा राजू, सर ये तो कभी नहीं पढ़ा। सर कोई विद्रोह के संबंध में मेन जो नेतृत्व करता है ना सर, वो नांगुल दोरला है। कौन है? नांगुल दोरला, है कि नहीं? ये नाम आपने सुना होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए डी से, है कि नहीं? नांगुल दोरला कोई विद्रोह के नेतृत्व करता। इसके अलावा दो सहयोगी और मिलते हैं, जिसमें से एक है राम भोई, ठीक है, राम भोई, और एक जुग्गा राजू। तो मैंने अपने क्लास में एक चीज बता रखी है, कोई अगर सहयोगी भी है किसी विद्रोह के संदर्भ में, कोई आंदोलन के संदर्भ में, तो इन सहयोगी के नाम भी पूछ दिए जाते हैं नेतृत्वकर्ता के तौर पे, क्योंकि किसी भी विद्रोह में बहुत सारे लोग सम्मिलित होंगे, उसमें जो मुख्य नाम हमको मिलते चाहे सहयोगी क्यों ना हो, उनको नेतृत्वकर्ता ही मानेंगे। तो ये ऑप्शन ना देके दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी दे देता तो आपको पहचानना था, ठीक है क्या? तो नांगुल दोरला नहीं दिया, राम भोई नहीं दिया, जुग्गा राजू है, तो आंसर जुग्गा राजू हो जाएंगे। खत्म। ये भेजी परगना के जमींदार थे, भोपालपट्टनम के जमींदार थे। नांगुल दोरला तो हम नेतृत्वकर्ता के तौर पे जानते ही हैं। क्लियर है क्या? ईमान सिन्हा पेड क्लास का क्या फीस है और कहाँ मिलेगा? आजाद सीजीपीएससी एकेडमी में और क्लियर कर दूंगा। जो पेड क्लासेस लेना चाहते हैं ये पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है आजाद सीजीपीएससी एकेडमी। आजाद सीजीपीएससी एकेडमी, आप प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पर ये सारे कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें सीजी का इंडिविजुअल कोर्स भी है, सारे कोर्स एक साथ वाला भी है, बहुत ही न्यूनतम शुल्क में, पूरे सीजी में सबसे न्यूनतम शुल्क, और ये पूरा डिटेल में पढ़ाया मैंने भाई, ठीक है? चलो फीस सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ये सीजी का इंडिविजुअल कोर्स 999 में हम देते हैं, 999 999 रुपए केवल, ठीक है? सभी विषय लेने हैं तो केवल 2599 मतलब 2599, इतने न्यूनतम शुल्क में कवर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, और डाउट में क्लियर करूंगा क्लास के बाद, आप बने रहिए वीडियो पे तो मैं और डाउट क्लियर करूंगा। ये हम 18 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय मुस्लिम शासकों का आक्रमण बस्तर में हुआ था? ठीक है, किस शासक के समय मुस्लिम शासकों का आक्रमण बस्तर में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, इसकी जानकारी हमको मिलती है पूरी तरीके से। वैलिडिटी रहेगी अगर इंडिविजुअल कोर्स लेते हो तो 9 महीने की, और सारे विषय को लेकर जो समन्वित संयुक्त सीरीज है उसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की। तो सिंगल कोर्स लेते हो, सिंगल कोर्स की फैसिलिटी देते हैं, कोई एक आध विषय बस लेना है तो वो ले सकते हो, सारे विषय को लेकर बैच लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, सारी फैसिलिटी है। तो संयुक्त बैच की 12 महीने, सिंगल कोर्स की 9 महीने। चलिए तो आंसर आने शुरू हो गए इधर। किस शासक के समय मुस्लिम शासकों का आक्रमण बस्तर में हुआ? ठीक है, क्वेश्चन है ये विलोपित, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा विलोपित, क्योंकि आंसर ए और बी दोनों होगा, आंसर ए और बी दोनों होगा यहां पर। तो मैं एक क्वेश्चन अपने एमसीक्यू सीरीज में विलोपित वाला रखता ही हूं, सो दैट इसकी हैबिट आपको बने। समझ में आई बात? आपको ऐसे क्वेश्चन की हैबिट बने करके ऐसा क्वेश्चन मैं रखता ही हूं एक, कम से कम। एक समय हम देख पाते हैं प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव और इनसे लगे हुए शासक एक और वीर नारायण देव, तीनों के समय मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ था। कुली कुतुब शाह का आक्रमण इसके समय, और जगदीश राजदेव के साथ लगे हुए एक शासक जस्ट बाद आने वाला शासक वीर नारायण देव, तो इनके समय भी एक अब्दुल्ला कुतुब शाह करके शासक होता था, उसका भी आक्रमण हुआ था। दोनों के संयुक्त समय माना जाता है उसको, ठीक है? संयुक्त समय जगदीश राजदेव और वीर नारायण देव को माना जाता है। तो इस कारण प्रताप राजदेव के समय भी, जगदीश राजदेव के समय भी, वीर नारायण देव के समय भी मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ था। ए और बी दोनों होगा करके क्या हो गया क्वेश्चन ये वाला? विलोपित। लेकिन जानकारी प्राप्त हुई ना भाई, आपको जानकारी प्राप्त हुई, ए और बी दोनों होंगे। कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है? गोलकुंडा के मुस्लिम शासक थे ये। गोलकुंडा कहां देखते हो वर्तमान में? हैदराबाद, ठीक है? क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो यहां पर किसी का नाम लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के एक मैं रखता ही हूं, तो उसका भी आपको जवाब देना है। सर ए और बी दोनों होगा सर यहां पर, ऐसा इस प्रकार का कोई अगर जवाब दिया होता तो मजा आ जाता यार, इस प्रकार का कोई जवाब दिया होता तो मजा आ जाता, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लीजिए,
किस कलचुरी शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित शासकों के नाम दिए हुए हैं आपको, उसमें से सबसे ज्यादा कौन, मतलब सबसे ज्यादा अभिलेख किसके? किस कलचुरी शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? चलिए आंसर आना शुरू हो गया है, डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो समय पर्याप्त है आपके पास। जाजलदेव, पृथ्वीदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय। सर्वाधिक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है पृथ्वीदेव द्वितीय की। आंसर हो जाएंगे पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, तो वेरी गुड। चीख चीख के लोग कह रहे हैं सर डी होगा, डी होगा, डी होगा। तो यहां पर मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि लगभग सभी के आंसर डी आ चुके हैं। कुछ लोग भी बोल रहे हैं पृथ्वीदेव प्रथम, नहीं, पृथ्वीदेव प्रथम नहीं होंगे, पृथ्वीदेव द्वितीय होंगे। चूंकि 95% लोगों ने सही आंसर दिया, सभी को बहुत बहुत बधाई जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए अभी लाइव क्लास देख रहे हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय आंसर होगा, सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं इस कलचुरी शासक के। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक को मराठों ने रायपुर, राजिम, पाटन परगने देकर 7,000 रुपए वार्षिक टकोली निर्धारित किया? चंद्रकांत पटेल एडिशनल जानकारी दे रहे, पृथ्वीदेव कुछ नहीं किया, सिर्फ अभिलेख लिखवाया, ऐसा। वेरी गुड। चलो इसके भी आंसर आने शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अच्छा एसी के बीच में खेल चल रहा है इधर, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। तो भैया किस शासक को मराठों ने रायपुर, राजिम, पाटन परगने देकर 7,000 रुपए वार्षिक टकोली निर्धारित किया? तो यहां पर तो पहली बात हो रही है ये रायपुर के कलचुरियों की, रायपुर शाखा के कलचुरियों की बात हो रही है। और रायपुर शाखा के कलचुरियों की बात हुई तो उसमें रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह तो होंगे ही नहीं। सीओडी तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे आप सीधा। ये बात आपको समझ में गया। रायपुर, राजिम, पाटन की बात की है तो रायपुर की बात की है शाखा की। रायपुर शाखा यहां से देखो, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। एक बात सुन लो कान खोल के, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर। आपको रायपुर, राजिम और पाटन की बात कर रहे हैं ना, रायपुर, राजिम और पाटन की बात कर रहा है, मतलब आपको रायपुर शाखा के कलचुरियों की बात कर रहा है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, मतलब सिर्फ ये याद है कि सर रतनपुर शाखा, रायपुर शाखा और उसके शासकों के नाम याद है केवल, ये फैक्ट आपने नहीं पढ़ा है तब की बात बता रहा हूं। ये सारे रायपुर क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र मतलब रायपुर शाखा, रायपुर शाखा के कलचुरी। अगर अमर सिंह, शिवराज सिंह नहीं भी पता, लेकिन ये तो रतनपुर के शाखा के कलचुरी याद होने ही चाहिए। महत्वपूर्ण है रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। तो ये चूंकि रतनपुर शाखा के शासक है, एलिमिनेट कर दिया। अब अमर सिंह और शिवराज सिंह की बात आती है, आंसर अमर सिंह हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, शिवराज सिंह से सत्ता तो ले ही लिया था मराठों ने डायरेक्ट। अंतिम शासक अमर सिंह को पढ़ते हैं रायपुर शाखा से, तो ए जवाब आएगा यहां पर। क्लियर, अमर सिंह आंसर इधर। तो जितने लोगों ने ए बोला बिल्कुल सही है। ओके, तो सबसे पहले विक्रांत ने जवाब दिया इधर, फिर अभिषेक ने जवाब दिया, तुलेश्वरी ने जवाब दिया, प्रबिलेश्वरी ने जवाब दिया, एस वी वर्मा स्टडी ने जवाब दिया। ठीक है, दिनेश, रवि, क्लियर, अभिषेक कुमार, नूतन, भंवरलाल। ठीक है, आप सभी ने, विनीता, साकेत, इंदु, वेरी गुड। समय भी बता दिया एस वी वर्मा ने। खाटी रिवीजन करके आ रहे हैं, तो सभी लोगों को मैं यही वीकली टारगेट देता हूं कि आप रिवीजन करके आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्या टारगेट होगा मैं आपको बताऊंगा। किस शासक के सिक्कों पर हनुमान जी की आकृति बनी थी? चलिए बताइएगा। किस शासक की सिक्कों पर हनुमान जी की आकृति बनी हुई थी? ठीक है, किस शासक के सिक्कों पर हनुमान जी की आकृति बनी हुई थी? ये हो रहा है रिवीजन, क्या बात है। आंसर इसका आएगा फ्रेंड्स जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम के तांबे के जो सिक्के हुआ करते थे, जाजलदेव प्रथम के जो तांबे के सिक्के हुआ करते थे, किसके? तांबे के सिक्के हुआ करते थे। उस तांबे के सिक्कों में हनुमान जी की आकृति मिलती है। सेम इसी प्रकार के सिक्कों में जो हनुमान जी की आकृति पाएगी वो चंदेल वंशी शासकों के सिक्कों में भी पाई गई। तो इसी कारण बोला जाता है चंदेल वंशी शासकों के तर्ज पर जाजलदेव के सिक्कों में हनुमान जी की आकृति मिलती है। क्लियर, क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए। वेरी गुड, जितने लोगों ने सी जवाब दिया वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया।
मतलब बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। ऐसा टेमरा से प्राप्त सती स्मारक लेख में किस वंश के शासक की जानकारी मिलती है? यहां पर है आएगा, कुछ लिखा हुआ है मिसप्रिंट, ठीक है। टेमरा से प्रति सती स्मारक लेख में किस वंश के शासक की जानकारी मिलती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका आंसर तकरीबन हर कोई दे देगा, ठीक है, इसका आंसर हर कोई दे ही देगा, तो मैं नाम इसमें किसी का नहीं लूंगा। और आंसर आ रहे हैं फटाफट। आंसर बिल्कुल सही है, छिंदक नागवंश। टेमरा से प्राप्त सती स्मारक लेख वर्ष 1324 ईस्वी, शासक हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव, क्लियर। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक जिसको रिप्लेस करके अन्नम देव ने काकती वंश की स्थापना कर दी थी, क्लियर। तो लगभग क्या सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल द्वारा जीते हुए क्षेत्र पर विचार कीजिए। क्लियर है क्या? चलिए, ऐसे क्वेश्चन मजेदार होते हैं, मतलब यार अगर आपने पढ़ रखा है ना, डिटेल स्टडी कर रखी, रिवीजन कर रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन मजेदार होते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल द्वारा जीते हुए क्षेत्र पर विचार करना है। चलिए, इसमें मैं नाम ले दूंगा जो भी सही जवाब देगा, क्योंकि क्वेश्चन है वाकई में मजेदार, ठीक है। आइए डिस्कस करें बारी बारी से, ठीक है सर। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल या जगतपाल एक ही है, द्वारा जीते हुए क्षेत्र को ध्यान में रखना है। सरहगढ़ बिल्कुल सही है, मचका सिहावा बिल्कुल सही है, लंजिका सही नहीं है, लंजिका जगतपाल के द्वारा नहीं जीता गया था। कांकेर क्षेत्र मतलब कांकेर क्षेत्र जीता गया था, बिल्कुल सही है। भाड़ार नहीं जीता गया था। तो यहां पर जगतपाल के द्वारा जीते हुए क्षेत्रों में सरहगढ़, मचका सिहावा, कांकेर और भ्रमरभद्र करके भी एक क्षेत्र था जो बस्तर का क्षेत्र था, वो भी जगतपाल ने जीता हुआ था। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन ढूंढे तो आंसर आ जाता है सी, ठीक है। तो सर ये लंजिका भाड़ार किसके द्वारा जीता गया था? तो ये लंजिका भाड़ार जाजल देव प्रथम के द्वारा जीता गया क्षेत्र था। तलहरी, लंजिका, भाड़ार, ठीक है, ये सारे क्षेत्र जाजल देव प्रथम के द्वारा जीते गए थे, क्लियर है। तो आंसर आएगा इधर सी, सरहगढ़, मचका सिहावा, भ्रमरभद्र, कांकेर। मतलब कांकेर में किसका शासन था? कांकेर के सोमवंश का, क्योंकि कांकेर क्षेत्र कांकेर को बोलते थे। तो जब सोमवंश का शासन था तो पृथ्वीदेव सेनापति जगतपाल वहां गया, वहां पर वहां के शासक को हराया, लेकिन वहीं पर छोड़ के आ गया कि आप शासन कर लो, ठीक है। मतलब कांकेर के सोमवंश को शासन करने दिया। इसी कारण बोला जाता है कांकेर के सोमवंश जो शासन किया ना कांकेर क्षेत्र में, वो कलचुरियों के अधीन रहकर शासन किए, क्योंकि उसके सेनापति पराजित कर चुके थे उनको, क्लियर है, ठीक है क्या? बिल्कुल। ये एसवी वर्मा जी एकदम झांसू तैयारी करके आए, देखो इनको सीख लीजिए ऐसे लोगों से, इनको एडिशनल फैक्ट भी पूरे तरीके से पता हुआ है, देखो बहुत बढ़िया एसवी वर्मा, ठीक है। तो इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए भाई। अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर तो पता होना ही चाहिए, आपको एडिशनल जानकारी होनी चाहिए उसके संबंध में पूरी। मतलब कोई भी टॉपिक जो बोलते हैं ना दिमाग की तरह चाट जाना, वैसा कर डालो, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आज का एमसीक्यू सेशन जो होता है पूरा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीक संभवतः इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि रक्षाबंधन त्योहार वाला समय चलता रहेगा, ठीक है। नहीं, रक्षाबंधन तो खैर अभी है, सॉरी, उस समय मैं बाहर रहूंगा, मिक्स हो गया था, ठीक है क्या। तो रक्षाबंधन तो खैर पहले ही हो जाएगा, उस समय 15 अगस्त वाला समय चलता रहेगा, रविवार भी है, ठीक है। तो शायद मैं हो सकता है कि बाहर रहूं, इस वजह से नेक्स्ट वीक शायद ना हो पाए, लेकिन आपको पूरी तरीके से सूचित कर दिया जाएगा। जब भी नेक्स्ट एमसीक्यू होगा उसके लिए मैं टारगेट दे रहा हूं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको पहले से बताया जाएगा कब होगा, ये चैनल पे बने रहिए आप। उसके लिए अभी तक जितना भी हमने एमसीक्यू देखा टॉपिक को लेकर, वो सारी चीजें पूछे जाएंगी, मतलब छत्तीसगढ़ का पूरा भूगोल। तो एक और रिवीजन करने का मौका मिल रहा है आपको, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण, जिसमें नदी नाले, जलप्रपात से लेकर शैल समूह, चट्टानें कौन कौन सी है, कौन कौन से खनिज मिलते हैं, संपूर्ण जानकारी। छत्तीसगढ़ का भूगोल प्लस इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको प्राचीन प्लस
प्राचीन प्लस मध्यकालीन फिर से करना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल के साथ साथ इतिहास का प्राचीन और मध्यकालीन तैयार करके आना है। तो एक बार फिर से रिवीजन करने का मौका आप सभी के लिए, जिसमें आप तगड़े से रिवीजन करके एमसीक्यू का फायदा उठा सकते हो। तो नेक्स्ट एमसीक्यू कब होगा? संभवतः नेक्स्ट वीक, संभव नहीं है, उसके नेक्स्ट वीक हम करेंगे। क्लियर? अब आपके जो भी डाउट है वो बारी बारी से पूछते चलिए, मैं क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है क्या? चलिए, अगर किसी के डाउट है तो जल्दी कमेंट करिए, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट वीक, ठीक है। कैसा लगा एमसीक्यू सेशन प्लीज कमेंट करके बताइएगा। लाइव जो जुड़े हुए हैं वो तो कह ही रहे हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे मेरा, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि एमसीक्यू सीरीज कैसा चल रहा है, बिल्कुल अपने सुझाव भी दीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो तारीफ भी कीजिएगा, ठीक है। तो हर प्रकार हम उम्मीद करते हैं आपसे, आपका सपोर्ट ही है जो हमको यहाँ तक लेकर आया है। 60,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 60,000 सब्सक्राइबर, 60,000 सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पे हो चुके हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ हमारे इस चैनल को शुरू हुए, लेकिन इस कम समय में भी आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स को देखकर हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। और आपकी तैयारियों को लेकर हम शुरू से प्रतिबद्ध रहे हैं, आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे। टीम एक्सपांड करेंगे सो दैट और व्यवस्थित रूप से आपको कंटेंट मिलते रहे समय समय पर, और व्यवस्थित रूप से क्लास तो वैसे भी चल ही रही है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आपके तैयारियों को लेकर, सभी विषय को लेकर, ठीक है। तो इसके लिए धन्यवाद। एक वीडियो जो छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भूगोल है उसमें आपने 1 मिलियन व्यूज दिया, 10 लाख व्यू दिया, उसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच। सर वर्ल्ड ज्योग्राफी करना चाहिए क्योंकि सीजीपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, वो उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं बोलते। वर्ल्ड ज्योग्राफी उसको बोलते हैं जो किसी देश के संबंध में अगर भूगोल पूछा जाए, रवि, ठीक है। वो ओवरऑल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं वो है रवि, क्लियर। तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, वो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, ठीक है, कैसे, मतलब जो भी है ये थ्योरी जो है, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो बोल रहा हूं मैं फिजिक्स के, ज्योग्राफी के, बात समझ में आई? तो वो फिजिकल ज्योग्राफी है, ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। उदाहरण बताया मैंने, तो बिल्कुल उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब यूपीएससी लेवल पे जा रहा है, सीजीपीएससी आपको पता होगा, तो हाँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब किसी देश के संदर्भ में ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुलदीप सिंह राठौर, आपको छत्तीसगढ़ के सभी लोग जानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसा बता रहे, पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कुलदीप जी, अगर आप बता रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब छत्तीसगढ़ के सभी लोग तो नहीं जानेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी लोग तो नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ 60,000 जो लोग हैं इतने कम से कम मुझे जानते हैं, ये मैं कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। एसवी वर्मा स्टडी सर करंट अफेयर वीकली का फुल एनालिसिस करवाइए। करंट अफेयर हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वीक संभवतः, नेक्स्ट वीक मतलब ये मंडे ट्यूसडे जो शुरू हो जाएगा, उसमें आपको जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मंथ वाइज करंट अफेयर मिलने वाले हैं, एकदम सॉर्टेड फॉर्म में। उसमें फोटो भी होगा सो दैट आप लिंक कर सके। तो आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा हर महीने का, और उसकी क्लास भी होगी, पूरी व्यवस्थित तरीके से वो करंट अफेयर होगा, मजा आ जाने वाला है। ये करंट अफेयर जल्द शुरू कर रहे हैं, संभवतः जो जनवरी महीने का है वो आपको नेक्स्ट वीक ही मिल जाएगा। ऐसा करके फरवरी मार्च, ऐसा करते हैं हम पूरे दिसंबर जनवरी तक करने वाले हैं। पूरे एक साल का करंट अफेयर जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूरा कवर होने वाला है करंट अफेयर का, ठीक है। थैंक यू कुलदीप, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सुनकर मुझे काफ़ी प्रोत्साहित फील होता है, सो दैट और मैं अच्छे कर सकूँ, आप सभी के लिए प्रेरणा मिलती है मुझे, ठीक है। थैंक यू महेंद्र, धन्यवाद आपका, जानते हैं पसंद भी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र, सॉरी मनेंद्र राठौर, ओके जी। वही मेरा भी आशय वही था, सीजीपीएससी व्यापम की तैयारी करने वाले लोगों से ही था मेरा भी आशय, ठीक है। थैंक यू कुलदीप। किसी को कोई और जानकारी प्राप्त करनी है जल्दी कमेंट करिए, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार कोर्स के बारे में फिर से देख लेते हैं, जिनको डाउट होगा। पूरी डेप्थ स्टडी हम इन सभी कोर्सेज के अंतर्गत कराते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंडिविजुअल कोर्स वर्तमान में चल रहे हैं, इसको ले लेते हो। इनमें से कोई एक खत्म होगा तो एक नया विषय शुरू होगा। जैसे बचा हुआ है भूगोल, पूरी तरीके से भारत का इतिहास फिर से चलेगा, लेकिन एक सेशन जो हो चुका है उसका रिकॉर्डेड इतिहास का दे चुके हैं, भारत के इतिहास का। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, विज्ञान, ठीक है, पर्यावरण, सब कुछ ओवरऑल कवर होगा, ठीक है।
थैंक यू यूनिट आज़ाद, यूनिता नाम है आपका, यूनिता आज़ाद, अगर मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, हाँ तो ईमान सिन्हा, ये सारे कोर्स हैं। ये ऐसा कोर्स है जिसमें सभी विषय मिलेंगे 259 में केवल, और डेप्थ तो आप देख ही रहे हो, जितने क्वेश्चन एमसीक्यू में लिए वो सारे क्लास में मैंने कवर किए हुए हैं। 259 वैसे सभी विषय में कवर करता हूँ, ठीक है। और डेमो देखना है तो इसका भी डेमो उपलब्ध है चैनल पे ही, जिस पे आप अभी जुड़े हुए हो। इसका भी डेमो उपलब्ध है, इसका भी डेमो उपलब्ध है। आप वीडियोस में जाइएगा यूट्यूब में जाके, जो आपको पब्लिक वीडियोस दिखेंगे उनमें से यही सारे वीडियो होंगे डेमो के तौर पे, ठीक है। सर्च भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। तो इसमें सारे विषय मिलेंगे, ये सारे इंडिविजुअल हैं। जिसको केवल छत्तीसगढ़ पढ़ना है वो ये ले लेगा, और नहीं पढ़ना है अगर कुछ, जिसको केवल मैथ रीजनिंग में तकलीफ है ये विषय ले लेगा। पूरे डेप्थ में पढ़ा रहे हैं भाई, कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस क्वेश्चन हर तरीके से। जिसको संविधान पढ़ना है केवल, वो ये कोर्स ले सकता है। इसमें ये सभी शामिल होने के साथ साथ आगे आने वाले जो लाइव क्लासेस चलेंगी विषय की वो भी होंगे, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, ठीक है, पर्यावरण, सब सब मतलब सब। ये सारे लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी हैं। अब जैसे देखिए, कुछ क्लासेस जो ये शुरू से चल रही हैं वो लाइव हो चुकी है, ठीक है। तो जितनी लाइव हो चुकी है उसका रिकॉर्डेड ऑलरेडी नंबरिंग करके सीक्वेंस वाइज आपके कोर्स में डाला जा चुका है। तो वहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। अगर क्लास हो भी चुकी है तो उसकी, जिसकी लाइव हो चुकी है उसका रिकॉर्डेड सीक्वेंस फॉर्म में मिलेगा आपको, कितने भी बार देख लो, कोई समस्या नहीं है। और जो लाइव चलती जा रही है अभी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहता मैं बार बार लाइव सभी को फिर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय उतना नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ का इतिहास फिर से लाइव शुरू होगा इसी कोर्स के अंदर। इसमें ले लेते हो तो फिर से लाइव आपको वो छत्तीसगढ़ का इतिहास मिलेगा। जितनी चीजें और हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, जितनी चीजें चल रही है वहीं से आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? ये इकोनॉमिक्स कब शुरू होगा? ये ना, जब इनमें से देखो, ये तीनों चीजें अभी चल रही है पैरेलल, ठीक है। ये चलता है सुबह 7 बजे, ये चलता है सुबह 9 बजे, ये चलता है शाम को 7 बजे। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हटेगा तो कोई एक नया आएगा। ऐसा करते हम दिसंबर तक पूरा टारगेट किए हैं कि सारे विषय आपको कंप्लीट करा देंगे दिसंबर तक, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलाइए। देखिए, थोड़ी समस्या वही है कि अभी तो शुरू में हिंदी मीडियम को लेकर ही है, लेकिन जिस क्लास को हम चलाते हैं उसमें हम बाइलिंगुअल होने की कोशिश करते हैं। मतलब पूरा ट्रांसलेशन तो नहीं करते, लेकिन जहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है उसको इंग्लिश में बताने का प्रयास करते हैं। और अगर मैं कभी इंग्लिश में बताना भूल जाता हूँ तो लाइव जुड़े हुए छात्र मुझे बताते हैं कि सर इसका इंग्लिश में बताइए। और अगर मैं नहीं भी बता पाता तो लोग कमेंट कर देते हैं कि इसका इंग्लिश ये है। लाइव क्लास का यही फायदा है, हम इंटरेक्टिव क्लास करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा पार्टिसिपेशन है क्लास करने में। यहाँ जो छात्र हमसे जुड़े हुए होते हैं वो भी अपने सुझाव देते हैं। उनके द्वारा भी कोई अगर नई बात बताई जाती है तो यहाँ पर मेरा टीचर ईगो सामने नहीं आता। मैं बिल्कुल उस बात को लेकर आप सभी को बताता हूँ कि इनके द्वारा ऐसा बताया गया, आप नोट कर लो। समझ में आई बात? तो ये अच्छी बात है हमारे क्लास की, इंटरेक्टिव क्लास होती है। कोई बात अगर इंग्लिश में मैं बताना भूल जाता हूँ तो यहाँ पर कमेंट से आ जाता है जो लाइव जुड़े होते हैं कि सर इसका इंग्लिश ये होता है, तो मैं वो बोल देता हूँ तो वो पता चल जाता है। तो यही तो फायदा है लाइव क्लास का कि इंटरेक्ट करिए, जो डाउट है उसी समय पूछिए और डाउट क्लियर करिए, ठीक है। केवल रिकॉर्डेड दे दिए गया ऐसा भी नहीं है, अब अपने डाउट लाइव क्लास के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो सारी चीजें क्लियर है। आई होप आप सभी के डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल पे। इस चैनल पे मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर और एमसीक्यू सीरीज पूरी तरीके से निःशुल्क। अगर आप डेप्थ में थॉरो स्टडी करना चाहते हैं वो, उनके लिए सारे इंडिविजुअल कोर्सेस पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में है, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा हमेशा की तरह। हम भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, जैसा कि आपको पता है। धन्यवाद आप सभी का।